हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 11 जो 2025-26 का हमारा सिलेबस है उसका अकॉर्डिंगली द थ्योरी ऑफ डिमांड। किस किस एस्पेक्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिमांड है। सेकंड आ जाता है डिमांड शेड्यूल, एक इंडिविजुअल का डिमांड शेड्यूल है, दूसरा मार्केट का डिमांड शेड्यूल है। थर्ड आ जाता है डिमांड का कर्व मतलब ग्राफ, उसका स्लोप कैसा होगा। हम लोग जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो स्लोप दिखेगा, जैसे जैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है डिमांड फंक्शन, जिसको और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बोलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड भी बोलते हैं। ध्यान रखना है, यहाँ हम लिखे हैं, जब वहाँ पे करेंगे तो वो भी लिख देंगे। लॉ ऑफ डिमांड आ जाता है, जो एक्सप्लेनेशन है, क्या अजम्पशन है। चेंज इन क्वांटिटी, दो बातें हैं, एक चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है और चेंज इन डिमांड, ये शुरुआत में ही हम बता देंगे। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में डिमांडेड का अलग एक ग्राफ बनता है, वो भी देख लेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें एक प्राइस इलास्टिसिटी हमें पढ़ना, दो और है, एक इनकम इलास्टिसिटी है और एक क्रॉस इलास्टिसिटी है, जो कि हमारे कोर्स में नहीं है। फर्दर क्लासेज में जब आप लोग जाएंगे तब उस समय पढ़ेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, फर्स्ट पॉइंट से। चल तो अब पहले टॉपिक पे आते हैं, जो मीनिंग है, डेफिनेशन है डिमांड का। पहले समझ लो क्या है डिमांड, क्या होता है। एक डिजायर है, इच्छा है। नॉर्मली अगर हम इच्छा करते हैं, समझ लो कि हमको एक बहुत बड़ा गाड़ी खरीदने का मन है, अंबानी के जैसा गाड़ी खरीदने का मन है, टाटा के जैसा, तो वो हमारा डिजायर ही रह जाएगा जब तक मेरे पास पैसे नहीं होंगे और मेरा इच्छा नहीं होगा। मतलब इसी बात पे इसका डेफिनेशन चलता है कि क्या होता है, इट इज द, इसको इफेक्टिव डिजायर भी बोलते हैं। डिमांड इज व्हाट, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, मतलब कितना क्वांटिटी हम चाहते हैं, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर हम सारे लोग कंज्यूमर हैं, इज विलिंग मतलब चाहता भी है, एंड एबल, दोनों चीज होना चाहिए। एबिलिटी मतलब क्या, तुम्हारे पॉकेट का पावर, तुम्हारे पास परचेजिंग पावर है कि नहीं। एबल टू परचेज, देखो क्या है, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट ऑल पॉसिबल प्राइसेस। जो भी पॉसिबल प्राइस है, उसके पास प्राइसेस दिया हुआ है, प्राइसेस का लिस्ट है, वो उसके पॉकेट के अंदर आ रहा है कि नहीं। प्राइसेस is the quantities of the commodities that a consumer is willing and able to purchase at all possible prices। अब तुम्हारे सामने एक हम शेड्यूल बना रहे हैं, टेबल, जैसे टेबल से ही पहले समझ लो कि यहाँ पे एक साइड में टेबल का हम लिख देते हैं प्राइस ऑफ द एक्स, यहाँ लिख देते हैं क्वांटिटी ऑफ द एक्स। प्राइस ऑफ एक्स को रुपीज में कर देते हैं, क्वांटिटी ऑफ एक्स मतलब कोई गुड्स है, कमोडिटी है। क्वांटिटी ऑफ एक्स, इसका यूनिट मतलब कितने हम खरीदना चाहते हैं। जैसे अगर 1 रुपीज प्राइस है तो 4 आइटम खरीदना चाहते हैं। 2 है रुपीज, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी देखो डिक्रीज होना शुरू हुआ। 3 रुपीज है तो 2 है, और 4 रुपीज है तो 1 है। हम इस टेबल से साफ साफ दिख रहा है कि प्राइस अगर कम है तो क्वांटिटी परचेज्ड ज़्यादा है। और इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन क्या बोलता है, कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल, मतलब ये कोई भी पॉसिबल प्राइस है, इसमें कर तैयार है। 1 रुपया में वो 4 सामान खरीद सकता है, या 2 रुपया में 3 सामान खरीद सकता है, 3 रुपया में 2 सामान। लेकिन ध्यान देने की बात है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे प्राइस डिक्रीज करता जा रहा है। इन लोग, ये दोनों के बीच में प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेज। और अगर इसको उल्टा कर दे, प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेज, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज। ध्यान दो, इससे उल्टा कर देते हैं। 4 रुपीज है तो 1 है, 3 है तो 2 खरीद लेगा, 2 है तो 3, मतलब उसके पास प्राइस है। इसमें कितना, समझ लो एक तरह का बजट है उसका।
उसका पॉकेट परचेजिंग पावर है, कितना खरीद सकता है, कितने में कितना खरीद सकता है। देखो ये सारे क्वांटिटीज डिमांड है, लेकिन अगर इसमें से कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी आ जाता है, मतलब 2 रुपये का या अलग एक एक सिंगल को बोल देते हैं हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड। यही दोनों में अंतर है, ध्यान देना। क्वांटिटीज और कमोडिटी, क्वांटिटीज और कमोडिटी परचेज करने के लिए कंज्यूमर तैयार है, लेकिन अगर एक स्पेशल क्वालिटी कोई पर्टिकुलर या तो 1 में 4 या तो 2 में 3 या तो 3 में, तो कोई सिंगल है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। इसका डेफिनेशन भी हम लिख देंगे। क्वांटिटी डिमांडेड इज द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी स्पेशल पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी पर्टिकुलर 3 at which the consumer is able and willing to purchase at the particular price। ये हो गया। पहले इसका स्टूडेंट तुम लोग ले लो इसका स्क्रीनशॉट, तब हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं। चलो अब यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, इट रेफर्स टू द पर्टिकुलर, इसको स्पेसिफिक भी बोल सकते हैं, पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग, दैट ए कंज्यूमर इज, थोड़ा इसको एक्सटेंड कर दिए, एबल एंड विलिंग टू परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस। देखो सामने सब कुछ अगर पूरे का पूरा को ले लोगे, फिर से एक टेबल बना दे रहे हैं पर्टिकुलर प्राइस से, ध्यान दो यहाँ पे। इसी को टेबल को फिर से रिपीट कर देते हैं, प्राइस एक्स क्वांटिटी एक्स, यूनिट हम नहीं लिख रहे हैं, चलो तो भी यूनिट लिख दे रहे हैं, यूनिट से। अगर नहीं भी यहाँ दिख रहा है तो भी समझ में आ जाएगा कि 1 रुपया पे 4 सामान, 2 रुपया पे 3 सामान, 3 रुपया में 4 सामान, 4 रुपया में 5, 4 रुपया में 1 4 3 2 1। यहाँ पे कोई 4 रुपये में अगर इसको लेते हैं तो ये क्वांटिटी डिमांडेड है, अगर ये स्पेशल है, अगर इसको लेते हैं तो ये, अगर सिंगल आता है तो क्वांटिटी डिमांडेड होता है, और पूरा का पूरा हो जाता है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, ये हो जाता है डिमांड। यही दोनों में अंतर है। अब जब हम लोग इतना जान लिए तो हम लोग जानेंगे कि ये इसमें डिमांड का क्लासिफिकेशन भी है। क्लासिफिकेशन मतलब बंटवारा कर दिए, डिवाइड कर दिए, टाइप्स कर दिए। क्लासिफिकेशन ऑफ डिमांड, क्या है? सिंपल सी बात है, हम जैसे एक एक व्यक्ति का डिमांड हुआ तो उसको बोलेंगे हर एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का डिमांड उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। और अगर सारे लोगों का डिमांड बोलते हैं, एक एरिया का भी बोल सकते हो, तो उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। इसी से डेफिनेशन बना देंगे, हम लिख नहीं रहे हैं, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा बच्चों। इंडिविजुअल डिमांड, दिस इज द, क्या था जस्ट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी, उसी डेफिनेशन में सिर्फ जो डिमांड का डेफिनेशन वही था, क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट a consumer is willing and able to purchase at the different prices। market demand, this is the demand of all the persons in an area, कोई छोटा एरिया या पूरा इकोनॉमी में भी कर सकते हैं, तो all demand of all the consumers, this is called the market demand। अब यहाँ दोनों चीज़ का बात करेंगे तो दोनों का अलग अलग शेड्यूल भी बनेगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इसको मिटा देते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलो अब इंडिविजुअल डिमांड का बात करते हैं। जो हम बनाए थे वही फिर से बनाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, अगर हम नहीं भी बोलते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इंडिविजुअल डिमांड्स, जो डिमांड का डेफिनेशन था जैसा कि हम बोले। अब इसका एक शेड्यूल में होता है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबल के फॉर्म में शेड्यूल कर देते, या तो शेड्यूलर रिप्रेजेंटेशन कर देते। चलो शेड्यूलर रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, रिप्रेजेंटेशन। और एक कर्व भी बनाएंगे, तो जो हम टेबल बनाए थे उसी टेबल को फिर से बनाएंगे। ध्यान रखने का बात है, हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, बट फॉर योर कन्वीनियंस, तुम्हारी सुविधा के लिए हम यहाँ क्वांटिटी चाहो तो चलो इसमें बदल देते हैं,
यहाँ लिख देते हैं क्वांटिटी ऑफ एक्स यूनिट कर देते हैं, यहाँ 10, 20, 30, 40, एक कॉलम और बनाएंगे। सब मान लो हाइपोथेटिकल है ये, और इस रियल लाइफ से नहीं है लेकिन रियल लाइफ में एप्लीकेबल है। 10 रुपये मान लो कि एक आदमी कितना खरीद लेता है, किसी भी का 10 क्वांटिटी खरीद लेता है। 20 रुपये में 8 क्वांटिटी, 30 रुपये में 6 क्वांटिटी, 40 रुपये में। देख ध्यान देने की बात है, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, डिमांड डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे यही टेबल में दिखाते हैं कि ये इनवर्स रिलेशनशिप है। थोड़ा टेबल बड़ा कर देते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। दैट मीन्स व्हाट, इनवर्स क्या होता है, इनवर्स अगर एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा। देखो प्राइस अगर इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड डिक्रीज कर रहा है। अब इसके अपोजिट में भी चले आते हैं, अब उल्टा चले जाओ, 40 तो 4, 30 तो 6, तो क्या हो जाएगा, प्राइस अगर डिक्रीज कर रहा है तो डिमांड इंक्रीज। यही तो थ्योरी है डिमांड का, डिमांड का कोई बहुत बड़ा थ्योरी नहीं है, यही है कि प्राइस इंक्रीज करता है डिमांड का। और इसी का कर्व बना देंगे तो कैसा बनेगा, अगर इसका टेबल बनाते हैं, इसी क्वांटिटी को हम ले करके एक टेबल बना देते हैं। ध्यान रखना है, यहाँ y लिखना है, यहाँ x लिखना है, यहाँ ओरिजिन कर देना है, यहाँ क्वांटिटी ऑफ x कर देना है, और यहाँ यूनिट लिख देना है। बी केयरफुल, जब एग्जाम में लिखना है ये सारी बातें लिखना है। प्राइस ऑफ x लिखना है, यहाँ रुपीज लिख देना है। प्राइस में देखते हैं 10, 20, 30, 40 इक्वल इंटरवल पे। बोर्ड पे तो पॉसिबल नहीं है, जैसा कि हम पहले भी क्लास में बोल चुके हैं, बोर्ड पे एग्जैक्ट तो बनेगा नहीं, अबाउट सेम बनेगा। यहाँ 10, 8, 4, 6, तो ऐसा करते हैं 2, 4, 6, 8, 10। सामने तुम्हारे डिमांड का स्लोप दिया जाएगा। चलो 10 रुपीज प्राइस है तो कंज्यूमर, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता, 10 रुपए में उसने कितने सामान खरीदे, 10 रुपए में उसने 10 सामान खरीदे। बच्चों ध्यान रखना कि सही सही तो थोड़ा तो इधर हो, हाथ से ओपन हैंड या फ्री हैंड है तो पूरा नहीं मिलेगा। 20 रुपये में उसने 8 खरीदे तो 20 यहाँ आया और 8 से इसको मैच कर दिए। 30 रुपीज में उसने 6 खरीदे तो 30 और 6 को मैच कर दिए। 40 रुपीज में उसने 4 खरीदे तो 40 और 4 को मैच कर दिए। चलो इसको मैच करते हुए लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं। जैसा कि हम बोले कि एग्जैक्ट तो बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्री हैंड एग्जैक्ट नहीं होने पाता है। आप लोगों को जब एग्जाम में बनाना है तो स्केल की मदद से, रूलर की मदद से बनाना है। ये तो हम बना दिए, लेकिन ध्यान देना कि अगर तुम्हारे सामने अगर सवाल आता है कि डिमांड का कर्व बनाओ, तो यहाँ एक्स वाई लिख दो। यहाँ ऐसे, यहाँ नहीं, एक्सिस को टच नहीं करना है, यहाँ कर देना है, यहाँ से पॉइंट ऐसे मिला देना है, यहाँ से पॉइंट ऐसे मिला देना है। ये तुम्हारी सुविधा के लिए बोल रहे हैं। सिर्फ यहाँ क्वांटिटी लिख देना है और यहाँ यूनिट लिख देना है, ये केयरफुल रहना है। और यहाँ पे क्या लिखना है यहाँ प्राइस ऑफ एक्स लिखना है, रुपीज लिखना है। यू डोंट नीड टू राइट द क्वांटिटी, जरूरी नहीं है, चाहो तो ऐसा भी बना दो। ये एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। इसमें ऑब्जर्वेशन देखो जो कि हम लिख देंगे यहाँ पे। ध्यान दो क्या बात है, ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इधर लेफ्ट है इधर राइट है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। और खास बात है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। बी केयरफुल वेयर व्हेनेवर द, ये पूरा अगर आएगा तुम्हारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो क्या आएगा, व्हाट इज, हाउ यू विल डिफाइन इंडिविजुअल डिमांड। पहली बात एक्सप्लेन, तो पहला डेफिनेशन लिख दिए, दूसरा शेड्यूल बना दिए, तीसरा कर्व बना दिए, और चौथा किए क्या, ऑब्जर्वेशन लिख दिए। पहला ऑब्जर्वेशन बता देते हैं। ये ऑब्जर्वेशन बनाता है, बताता है कि डिमांड कर्व दैट स्लोप्स डाउनवर्ड, यही बोले थे स्लोप के बारे में लिखे थे, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, that it indicates that there is an inverse relationship between price and quantity demanded। क्यों बोली क्वांटिटी डिमांडेड, देखो ये 10 है तो 10 हो गया, एक एक सिंगल का बोलेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड।
तो प्राइस इंक्रीजेज क्वांटिटी डिक्रीजेज, इनवर्स का मतलब यही होता है। इसको नेगेटिव रिलेशन भी बोलते हैं, इसको ऑपोजिट रिलेशन भी बोलते हैं, जो कि हम तुम्हारे वजह से, तुम लोगों के वजह से नेगेटिव बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं या ऑपोजिट बोलते हैं। ये हमारा हो गया, ये पूरा का पूरा हो गया बच्चों। अब यहाँ अगर डेफिनेशन की, यहाँ ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे तो हम लिख देते हैं, जो बोले वही लिख देते हैं। और दूसरी बात, एक और बात आती है कि पहला तो ऑब्जर्वेशन था, दूसरा ऑब्जर्वेशन है हायर हायर पॉइंट्स शोज दैट द हायर लेवल ऑफ द, क्या बोलते हैं, कमोडिटी, मोर कमोडिटीज आर परचेज। अगर ऊपर में जाते हैं तो ज़्यादा कमोडिटी, ये प्राइस ज़्यादा है, नीचे में जाते हैं कमोडिटी। ध्यान देना, यहाँ से प्राइस अगर इधर से चले तो प्राइस इंक्रीज कर रहा है, तो इधर से क्वांटिटी डिक्रीज कर रहा है। पहले कंडीशन में आते हैं 10 रुपया पे 8 सामान था, या 40, ये हाँ 10 रुपीज़ में 10 आइटम्स था, 10 रुपीज़ 10 आइटम्स। तो यहाँ 10 रुपीज़ था, 10 से 20 हो गया तो इधर इंक्रीज कर गया प्राइस। लेकिन देखो तो क्वांटिटी यहाँ से कहाँ चला आया, यहाँ से डिक्रीज कर गया। फिर अगले कंडीशन पे जाते हैं, देखो यहाँ से यहाँ डिक्रीज कर गया, एरो दिखा रहा है किधर की तरफ जा रहा है। अगर यहाँ से यहाँ चले आते तो क्वांटिटी यहाँ चला आता है। ये रेड पेन से हम तुम लोगों को दिखा दे रहे बच्चों, सेम चीज को हम यहाँ रेड पेन की मदद से, जिससे कि तुम्हें समझने में आसानी हो जाए। अगर यहाँ प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो क्वांटिटी डिक्रीज कर रहा है, फिर प्राइस इंक्रीज कर रहा है, क्वांटिटी डिक्रीज कर रहा है, फिर प्राइस इंक्रीज कर रहा है, क्वांटिटी डिक्रीज। इसका इन्वर्स ऑपोजिट कंडीशन भी, अगर ऊपर से नीचे आओ तो देखो, अगर यहाँ नीचे आते हैं तो क्वांटिटी इंक्रीज करता चला जाएगा। ऑब्जर्वेशन का बात करते हैं। चलो ऑब्जर्वेशन में अब हम लोग जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे, समझने लायक लिखेंगे। क्या दिखाता है ऑब्जर्वेशन, बताता है कि डिमांड कर्व, यहाँ डीडी कर्व लिख देते हैं, डीडी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, देखे थे, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जीएसटी, ध्यान दो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जा रहा है। इंडिकेटिंग, क्या इंडिकेट करता है, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी demanded, that is if price increases demand decreases। अगला पॉइंट हो जाए, उसी का हो जाएगा कि एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, एंड को उसको उसी चीज को लिख देते हैं वाइस वर्सा, मतलब जस्ट उसको अपोजिट कर दो, सिंपल सा चीज है। प्राइस इंक्रीज को डिक्रीज लिख दो, डिमांड डिक्रीज को इंक्रीज कर दो। यहाँ पे इसको इंडिकेट कर देते हैं, प्राइस इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज एंड प्राइस डिक्रीजेज डिमांड इंक्रीजेज। ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है। और दूसरा, इसका शेड्यूल भी बनाएंगे मार्केट डिमांड का, इसका कर्व भी बनाएंगे। मार्केट डिमांड सिंपली जो तुम्हारे पास डेफिनेशन था, the quantity of the commodities that all the consumers, quantity of commodity, the market demand refers to the quantity of commodities that all the consumers, बाकी बातें सेम, consumers are willing and able to purchase at given prices, बोलो या तो बोलो डिफरेंट प्राइसेस। ये तो समझने की बात है, क्योंकि मार्केट में हम खरीदने जाएंगे तो हर सामान का सेम कीमत से नहीं होगा, डिफरेंट कीमत होगा, या तो दिया हुआ कीमत होगा। अगर इसका शेड्यूल जाते हैं, शेड्यूल में हम लोग क्या करते हैं, जैसा इंडिविजुअल का बनाए थे वैसे ही मार्केट का प्राइस ऑफ एक्स लिख देंगे, क्वांटिटी ऑफ एक्स लिख देंगे,
ये एक्स आम, केला, नींबू, मोबाइल फ़ोन, टीवी, साइकिल, बाइक, कार, कुछ भी हो सकता है। तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोग ले लिए हैं एक्स, यहाँ यूनिट ले लिए। लेकिन यहाँ पे क्या छूट रहा है, यहाँ ए है, पर्सन नंबर ए है, क्योंकि मार्केट डिमांड हम दो लोगों का लेके चल रहे हैं। यहाँ क्यू एक्स है, ऑफ बी कर देते हैं, और यहाँ लास्ट कॉलम आएगा मार्केट डिमांड। क्यों मार्केट डिमांड, दोनों के डिमांड को ऐड करेंगे, ए का भी डिमांड, बी का भी डिमांड। चलो पिछले ही डेटा पे आते हैं। अगर 1 रुपीज़ प्राइस है, 2 रुपीज़ प्राइस है, 3 है, 4 है, बस इतना ही दे रहे हैं जिससे आसानी हो जाए तुम्हें भी समझने में। अगर 1 रुपी प्राइस है तो एक कंज्यूमर 4 का डिमांड कर रहा है, एक कंज्यूमर बी 5 का डिमांड कर रहा है। 2 रुपये में ये 3 का डिमांड कर रहा है, 3 क्वांटिटी ये 4 डिमांड कर रहा है। ये हाइपोथेटिकल है, ये जरूरी नहीं है पॉसिबल, हो सकता है कि ये यहाँ हो या यहाँ हो। 3 में ये 2 डिमांड कर रहा है, ये 3 डिमांड कर रहा है। 4 में ये 1 डिमांड कर रहा है, ये 2 डिमांड कर रहा है। देखो ये ए का इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, ये बी का इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, दोनों को मिला दो, बस ऐड कर दो। 4 + 5 यहाँ पे हो गया 9, यहाँ 3 + 4 हो गया, दोनों को ऐड करके दिखाएं 7। यहाँ 2, ध्यान देना यहाँ नहीं जाना, 2 + 3 हो जाएगा तो ये मार्केट का डिमांड 5, 1 + 2 हो जाएगा 3। देखो ध्यान देना कि इसको कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। हम कितने लोगों का बनाएंगे, हमने एक इमेजिनेशन कर लिया 2 पर्सन से दोनों का। यहाँ सी भी हो सकता था, डी भी हो सकता, 1000 लोग हो सकते थे, सबका ले लेते, लेकिन हम लोग वो काम नहीं कर रहे हैं। ये आप लोगों के सामने टेबल है, टेबल को हम यहाँ पे रिमूव नहीं कर रहे हैं, हम यही यहाँ पे, क्योंकि अगर इस टेबल को हटा दे तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। प्राइस को तो एज यूजुअल हम लोग जानते हैं कि वाई यूनिट वाई एक्सिस पे रखते हैं, क्वांटिटी ऑफ एक्स को हम लोग किस पे रखते हैं, एक्स एक्सिस पे, और यहाँ मार्केट का डिमांड बनाते हैं। पहला इंडिविजुअल डिमांड था, अब यहाँ पे हम जो लिखने जा रहे हैं ये मार्केट डिमांड है, और ये मार्केट डिमांड का ये शेड्यूल था, एमडी शेड्यूल, मतलब मार्केट डिमांड शेड्यूल, और इसको डिनोट करेंगे मार्केट डिमांड कर्व। ऐसा लिखना अलाउड नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी हो जाए इस वजह से, तो पूरा लिखोगे मार्केट डिमांड। क्या दिख रहा है, पहला तो प्राइस को तो एज यूजुअल जितना है उतना लिख दो, 1 2 3 4। यहाँ नहीं जाना, यहाँ भी नहीं जाना, यहाँ जाना है मार्केट डिमांड। हम लोग लिख सकते हैं ए + बी, क्वांटिटी ज़्यादा होगा कंज्यूमर का तो वो आगे लिखेंगे, 1000 है 2000 है, इसको मान के चलो समझ में आने के लिए। 9753, तो ऐसा करते हैं 2 2 का डिवीजन ले लेते हैं, 2 4 6 8 10। अब देखो तो 1 प्राइस पे मार्केट डिमांड कितना था, 9 था, यहाँ आना चाहिए तो 1 9। चलो 1 का तो हो गया, 9 के साथ मिक्स कर दिया। 2 का किसके साथ जाएगा, 7 के साथ, 7 यहाँ पे आना चाहिए बीच में। 3 का जाएगा 5 के साथ, तो 3 को यहाँ से ला के 5 यहाँ बीच में, जैसा कि हम पहले बोलते आ रहे हैं। 5 यहाँ एग्जैक्ट तो बनेगा नहीं, 4 का 3 है तो 4 के साथ 3। यहाँ ऑब्जर्वेशन में हम लोग 2 पॉइंट लिखेंगे, और पहले भी बोले चाहो तो तुम ऐसे खींच दो, डिमांड सबको ऐसे मिला दो, बस यहाँ लिखना है एक मार्केट डिमांड शेड्यूल है, या हम पिछले वाले में लिखना भूल गए थे, जब भी लिखना तो डीडी लिखना भूलना नहीं। मार्केट डिमांड हो गया, मार्केट डिमांड का शेड्यूल हो गया, उसका कर्व हो गया, सेम बात जैसा कि पिछले में लिखा हुआ था। ये बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम इसको हटाते हैं, तब बताते हैं ऑब्जर्वेशन। लेकिन ऑब्जर्वेशन पहले समझ लो, लिख बाद में देंगे। देखो 1 रुपी है तो 9 क्वांटिटी डिमांडेड है, 2 रुपीज़ है 7 है, तो देखो तो डिक्रीज होना शुरू हुआ ना, और ये क्या हो रहा है 1 से 2 इधर, मतलब इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज कर रहा है। सिंपली यहाँ पे भी एक ऑब्जर्वेशन यही लिख देते हैं, प्राइस इंक्रीजेज क्वांटिटी डिक्रीजेज, एंड प्राइस डिक्रीजेज क्वांटिटी। इसी को बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप, जैसा हम बोले
इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप, ऑपोजिट रिलेशनशिप। चलो इतना का तो स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। जैसा कि देखिए हम ऑब्जर्वेशन किया था, पिछले वाले ऑब्जर्वेशन का फर्स्ट पॉइंट लिख देना, लिख भी दे रहे सेम एज वन बट इंडिकेट कर दे रहे ऑफ इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल का था उसी को उतार देना तुम लोग। मतलब इट शोज द इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, and it shows the negative relationship between price and demand, quantity demanded बोलते हैं, कभी भी नहीं लिखना price and demand, price and quantity demanded, when price increases demand decreases and when price decreases demand increases। तब से तो एक ही बात बोल रहे हैं, समझ में तो आ ही जाएगा तुम लोगों को। दूसरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, तो दूसरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा वही सेम चीज है, हायर प्राइस लेवल, ज्यादा प्राइस होगा तो क्या होगा, हाई प्राइस लेवल लीड्स, मतलब ये ले जाता है किस तरफ, लीड्स टू फॉल इन डिमांड। प्राइस ज्यादा बढ़ेगा तो उसी चीज को दूसरे ढंग से लिखिए, एंड लोअर प्राइस लेवल लीड्स टू राइज इन डिमांड। हाँ सही बात है, प्राइस लोअर हुआ डिमांड इंक्रीज कर गया, प्राइस हायर हुआ डिमांड। ये तो सिंपल सा चीज़ है। हम लोग मार्केट में भी जाते हैं, कीमत ज़्यादा देखते हैं, क्वांटिटी ऑफ डिमांड घटा देते हैं, कीमत कम होता है, क्वांटिटी बढ़ जाता है। ये जनरल टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है। चलो अब हम अगले पॉइंट पे जाते हैं जिसका नाम है डिमांड फंक्शन या फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, और ये इंडिविजुअल डिमांड होगा। यहाँ स्पेसिफिकली अब लिख रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप और फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। तो हम लोग यहाँ पे पहला तो फंक्शन लिखते थे, डिमांड ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, पहला। दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तीसरा कर देते हैं इनकम, जहाँ इकोनॉमिक्स में वाई से इनकम दिखाते हैं, फिर यहाँ टी कर देते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कर देते हैं, और यहाँ पे ई फॉर एक्सपेक्टेशन कर देते हैं। लिख भी दे रहे हैं दिस शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, जहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी, एक बार लिख रहे हैं अगली बार नहीं लिखेंगे, कमोडिटी एक्स, प्राइस पी आर मीन्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अभी यहाँ पे 2-3 गुड्स का बात करेंगे, 2 गुड्स का बात करेंगे। तीसरा जाता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का इनकम कितना है उसके पास, वो कितना पैसा कमा रहा है, इनकम ऑफ कंज्यूमर। T4 हो जाता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, जिसके बारे में हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन कर देंगे। अगर आप लोगों को बच्चों नोट्स चाहिए होगा तो यू कैन कमेंट मी, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आई विल प्रोवाइड द नोट्स फॉर यू। ई है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस, इसको बोल सकते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस इन, ध्यान देना, नियर फ्यूचर, आने वाले 2-4 दिनों के अंदर। कैसे, पहले इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी यू आर नोइंग, ये तभी से तो इसी बात को बोल रहे हैं। इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, तो ये रिलेशनशिप दिखा देंगे। और अगर हम इतना बोल दिए, बोल के ही इसको लिख लोगे, उसको पाउच करके या सुन के लिख लोगे, प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीजेस, एंड इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस। बस इतनी को एक्सप्लेन कर देना है। प्राइस ऑफ इट इज डिपेंडेंट अपॉन द प्राइस ऑफ, और कैसे, ये तो बोल चुके हैं, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड।
और इसको बोलते हैं क्या, इफ द प्राइस, क्या बोलते हैं कि इफ द डिफरेंट फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, यहाँ एक वर्ड आता है कांस्टेंट, जैसा कि हम बोल रहे थे कि इस केस में आता है, डेफिनेशन कैसे की, इफ अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, इसके बिना तुमको डेफिनेशन नहीं देना है। रिमेन कांस्टेंट मतलब जो भी बाकी फैक्टर है, कांस्टेंट मीन्स सेम का सेम, नो चेंज, मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स नो चेंज, इनकम नो चेंज, टेस्ट प्रेफरेंसेस नो चेंज, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर नो चेंज। ये लाइन को याद रखना है तुम्हें। और इसको ग्रीक एक वर्ड है जिसको बोलते हैं सैटरिस पैरिबस, ग्रीक वर्ड है, मतलब ही होता है इसका, इफ अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट दैट व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस इन डिमांड इंक्रीजेस। ये हमारा हो गया पहला फैक्टर। चलो ये पार्ट कवर हो गया। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में आएंगे हम, जैसा बोले कि हम नोट्स दे देंगे, हम ऐसे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। रिलेटेड गुड्स आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स, वन टाइप ऑफ गुड इज नोन एज द सब्स्टिट्यूट गुड्स and second type of goods are known as complementary goods. Substitute goods are those goods, substitute spelling wrong है, substitute goods, substitute ये complementary बाद में लिखेंगे। Substitute goods are those goods which can be replaced with each other, जैसे देखो टी एंड कॉफी, घी एंड बटर भी कर सकते हैं। यहाँ पे बॉल पेन एंड इंक पेन भी कर सकते हैं। ध्यान देना, इफ प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीजेस देन इट्स सब्स्टिट्यूट, अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज, मतलब ये दोनों एक दूसरे से अफेक्टेड है। उल्टा कर लो, प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस डिमांड ऑफ टी इंक्रीजेस, मतलब एक का, अगर इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप, तो सब्स्टिट्यूट गुड में हो जाता है पॉजिटिव रिलेशनशिप, मतलब कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरे का डिमांड बढ़ जाता है, एक का प्राइस बढ़ता है दूसरे का डिमांड बढ़ जाता है। जैसे प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस डिमांड ऑफ कॉफी इंक्रीजेज, प्राइस ऑफ बॉल पेन इंक्रीजेज डिमांड ऑफ इंक पेन इंक्रीजेज, तो उसको उल्टा कर दो, प्राइस ऑफ इंक पेन इंक्रीजेज द डिमांड फॉर बॉल पेन इंक्रीजेज। ये हो गए हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट के बाद जैसा कि हम बोले कि दूसरा, तो ध्यान रखना, पॉजिटिव हम लिख दिए थे, ध्यान उसको एकदम बिल्कुल ध्यान से देख लेना। दूसरा सेकेंड टाइप ऑफ गुड्स आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसको बोलते हैं पूरक वस्तुएं। कैसे पूरक है, जिसका एक दूसरे का विच आर ज्वाइंटली डिमांडेड, इसको हम ये भी बोलते हैं ज्वाइंटली डिमांडेड, विदाउट वन अदर कैन नॉट डू द वन। ज्वाइंटली डिमांडेड, टुगेदर डिमांड है, ज्वाइंट डिमांड है, they are demanded together, they are jointly demanded, without means one quantity, जैसे for example कार एंड पेट्रोल ले लो, कार भी पेट्रोल के नहीं चलेगी, हाँ चलेगी अगर पेट्रोल को हम लोग रिप्लेस कर दे किससे, डीजल से, तब कब होगा वो कंडीशन, इफ द, यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप आ जाता है। इफ द प्राइसेज ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज देन डिमांड ऑफ द कार इंक्रीजेस, देन द कार का होगा, लेकिन कैसे कार का डिमांड होगा, जो डीजल से चलने वाली कार है या इलेक्ट्रिसिटी से। या इफ द प्राइस ऑफ कार इंक्रीजेस डिमांड ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेस। ये हो गया, बहुत सारी वस्तुएं हैं जैसे पेन एंड इंक, पेन एंड इंक, बॉल पेन और इंक पेन नहीं है, तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। 2 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए, मतलब ये पहला क्लियर हो गया और ये दूसरा क्लियर हो गया। तीसरा आ जाता है हमारा इनकम। अब इनकम में भी हमारे पास दो रिलेटेड टाइप के गुड्स होते हैं, एक नॉर्मल गुड्स होते हैं और दूसरे इंफीरियर गुड्स होते हैं।
ऐसे तो दुनिया में कोई नॉर्मल और इन्फीरियर नहीं है, बट हम लोग अपने के लिए मान लेते हैं जो हमारे बेसिक नीड्स की चीज़ें होती हैं, जैसे फूड है, ऑक्सीजन है, हाउस भी बोल सकते हैं, ये हमारे बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं। तो व्हेन द इनकम इंक्रीजेज, जब इनकम बढ़ता है तो डिमांड फॉर दिस गुड्स इंक्रीजेज, इनका डिमांड बढ़ जाता है। हाँ, इनकम के लेवल के अनुसार तो आदमी बढ़ जाता है, लेकिन ये आगे बढ़ते हैं तो इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर लो क्वालिटी गुड्स। यहाँ पॉजिटिव रिलेशन है, नॉर्मल गुड द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द इनकम, देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप, इनकम इंक्रीजेस, द डिमांड फॉर दिस गुड्स इंक्रीजेज। हमारे जनरल आवश्यकता की चीज़ें हैं, पेन है, पेंसिल है, कपड़े हैं, जो भी है। पेंसिल तो वो छोड़ दो, पेन पेंसिल है कि हाँ, ये कुछ भी चीज़ें अगर तुम्हारा इनकम बढ़ता है तो बहुत सारी चीज़ें, फैशन भी, अगर फैशन तो बाद में आएगा। लो क्वालिटी गुड्स है, दो गुड्स, ये भी कोई लो क्वालिटी नहीं है। जो मेरे लिए, अगर हम कोई आदमी कहीं से लो क्वालिटी का सामान खरीदता है, उसके पास उसका इनकम कम है, लो क्वालिटी का गुड खरीदेगा, उसका इनकम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसी को बोलेगा ये घटिया सामान है। जैसे कुछ लोग फुटपाथ से कपड़े खरीदते हैं, फुटपाथ से जूते खरीदते हैं जब उनका इनकम कम होता है, लेकिन जैसे उनका इनकम राइज कर जाता है वो चीज़ें वो खरीदना बंद कर देते हैं। मतलब कि लो क्वालिटी गुड्स, और इसके, और यहाँ पे भी देखो ध्यान देना कि इन्फीरियर का कोई डेफिनेशन प्रॉपर तो है नहीं। इन्फीरियर में भी एक गिफन आते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इन्फीरियर गुड्स आर द लो क्वालिटी गुड्स हुज इनकम इफेक्ट इज इनकम इफेक्ट लो क्वालिटी गुड्स हो सकता है मेरे लिए जो लो क्वालिटी गुड हो, जैसे मान लेते हैं अंबानी के लिए, या कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है, बड़ा इनकम वाला व्यक्ति है, उसके लिए छोटा सा, अगर मतलब हमारा जो चीज़ है, सपोज कि हम एक मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं 20,000 25,000 का, उसके लिए लो क्वालिटी का गुड होगा, वो मेरे लिए नॉर्मल हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि इनकम के अनुसार है भाई, जिसका इनकम ज़्यादा है उसके लिए हमारी नॉर्मल आवश्यकताओं की चीज़ें भी उसके लिए इन्फीरियर, इसीलिए देयर इज नो प्रॉपर डेफिनेशन फॉर द नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड्स। ये इनकम के अकॉर्डिंग है, इसीलिए बोला गया इनकम ऑफ कंज्यूमर। इफ द इनकम ऑफ कंज्यूमर इज मोर तो सम गुड्स आर फॉर हिम इन्फीरियर गुड्स, एंड इनकम इज लेस द इन्फीरियर गुड्स आर नॉर्मल गुड्स फॉर द पर्सन है। तो यहाँ इनकम इफेक्ट पॉजिटिव क्या होता है, इफ इनकम इंक्रीजेज देन द देयर डिमांड डिक्रीजेज। इन पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव रिलेशनशिप है, तब इसे हम गलत बोल रहे थे, नेगेटिव है। मतलब इफ इनकम इंक्रीजेज their demand decreases and income decreases, their demand increases। क्यों, मेरा इनकम बढ़ेगा तो हम अपने लेवल के अनुसार स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, हम इसको बोलेंगे ये तो लो क्वालिटी का, कम कीमत की वस्तुएं समझ लो जिनका कीमत कम होता है, और ब्रांडेड, कुछ ब्रांडेड होता है तो हम ब्रांडेड यूज करना शुरू कर देंगे। तो ये हमारा नॉर्मल गुड हो गया, नॉर्मल इन्फीरियर हो गया। इन्फीरियर में भी एक तरह की गिफन गुड्स होती है। गिफन, रॉबर्ट गिफन नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्हीं के थ्रू दिया गया था। वो देखे थे कि कुछ ऐसी लो क्वालिटी की गुड्स हो जाती हैं, वन टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स हुज इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। देखो कुछ गिफन गुड्स क्या होते हैं, रॉबर्ट गिफन, हम लिखने में भी गलती करती है, रॉबर्ट गिफन नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे, वो बोले थे कुछ ऐसी लो क्वालिटी की गुड्स है कि अगर इनकम डिक्रीज भी करता है तो लोग क्या करते हैं, उसका और ये बढ़ा देते हैं, इनकम इवन इंक्रीज होने के बाद भी, क्योंकि उनका इनकम इतना नहीं इंक्रीज होता है कि उस लेवल को वो लोग सेटिस्फाई कर सके, फुल कर सके। तो हमारा 3 इफेक्ट आ गया। चौथा इफेक्ट हम लोग जाते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। हाँ, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग टेस्ट है, किसी का कोई चीज़ पसंद है, यहाँ पसंद कहा जाता है। फेवरेबल और अनफेवरेबल दो वर्ड आएंगे। फेवरेबल एक हो जाता है फेवरेबल, और दूसरा हो जाता है अनफेवरेबल। मतलब जिसको हम पसंद करते हैं फेवर करते हैं, जिसको ना पसंद करते हैं अनफेवरेबल। तो यहाँ ध्यान देना कि फेवरेबल गुड्स का अगर प्राइस इंक्रीज भी करेगा उससे उसका कोई मतलब नहीं है, उसका डिमांड इंक्रीज ही कर जाएगा। फेवरेबल के लिए हम ध्यान नहीं देते हैं कि हम पैसा कितना लग रहा है, और अगर अनफेवरेबल है तो प्राइस इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिक्रीज कर जाएगा।
ये हो गया। अब चले आते हैं टेस्ट एंड प्रेफर। हाँ, ये तो कंप्लीट हो गया हमारा। लास्ट आ जाता है एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस इन नियर फ्यूचर। एक समय था जब गैस बिकता था, या कोई भी चीज, गैस का भी छोड़ दो, अगर तुम्हें पता चले नियर फ्यूचर, ध्यान देना 2 से 3 दिनों के अंदर, 2 3 4 एक सप्ताह ज्यादा से ज्यादा, अगर एक्सपेक्ट करते हो कि प्राइस नियर फ्यूचर में इंक्रीज कर जाएगा किसी का, तो उसका डिमांड लोग डिक्रीज नहीं करेंगे तुरंत। एकदम ये इनकम पॉजिटिव इफेक्ट है, तुरंत लोग ज्यादा चीजें खरीदना शुरू कर देंगे कि 3 दिन के बाद इसका कीमत, सपोज कि प्राइस ऑफ पेट्रोल अभी 100 है, पता चला कि आज संडे है और थर्सडे को इसका कीमत हो जाएगा 120। ना हो ऐसा भी तो बड़ा खराब बात है भाई, 120 हो जाएगा, तो 120 रुपया प्राइस हो जाए, तो लोग क्या करेंगे, थर्सडे के पहले बोलेंगे कि पूरा पेट्रोल भरवा के रख लो अपने टैंक में, तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन प्राइस इंक्रीज करने का, लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस इन नियर फ्यूचर 3 4 5 दिनों में प्राइस डिक्रीज कर जाएगा, तो वो लोग क्वांटिटी क्या कर देंगे। देखो पॉजिटिव रिलेशन है। कैसे, अगर आज हमको मालूम चला, वही सेम एग्जांपल, पेट्रोल का कीमत 100 है और गवर्नमेंट हैज प्लान कि इन द 2-3 डेज द प्राइस ऑफ पेट्रोल विल बी 70 रुपीज पर लीटर। हम बोलेंगे कि नहीं, हम नहीं भरवाएंगे अपने पेट्रोल, अपने टैंक में नहीं भरवाएंगे, जितना चल रहा है चलो, अब चलते हैं कुछ दूसरी गाड़ी से, प्राइवेट गाड़ी से चलते हैं, अपना बाइक ही तो अगर हम अपना बाइक, अपना कार, स्कूटर यूज करते हैं, बोले कुछ दिन तक, 3-4 दिन तक बर्दाश्त कर लेते हैं भाई, 4 दिन के बाद जब घट जाएगा, तब हम क्या करेंगे, पूरा टैंक फुल करवाएंगे, पूरा फुल करवाएंगे, क्योंकि 30 रुपीज का है, ये हो जाए और ये ना हो, काश ऐसा हो जाए कीमत घट जाए, काश हो ऐसा कीमत ना बढ़े, ये बड़ा अच्छा कंडीशन है। तो देखो बच्चों, ये था इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का पूरा कंप्लीट हो गया। आई विल ट्राई टू कंप्लीट इन द सिंगल शॉट। चलो अब हम लोग इंडिविजुअल का तो हो गया, मार्केट डिमांड में बस थोड़ा सा बढ़ता है। चले आए हैं मार्केट डिमांड फंक्शन पे। मार्केट डिमांड फंक्शन, तो थोड़ा कलर इसका चेंज करते हैं, इसको लिखते हैं फंक्शन हो, काम करना, फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक सेम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड सेम, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स नॉट द कंज्यूमर्स सेम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस सेम, ई सेम। यहाँ 2 बातें चेंज होगी, एन एंड वाई डी। पहले तो तुम लोग बच्चों लिख ही चुके हो, यहाँ तक का पॉइंट तुम लोग लिख चुके हो, ये एक्स्ट्रा 2 पॉइंट है, क्योंकि मार्केट डिमांड है ना, तो N4 हो जाता है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, या तो बोलते हैं, बस उसी को डिफाइन करते चले जाना है, सेम चीज को, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन। हम लोग स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स में नंबर को पॉपुलेशन बोलते हैं। मींस इफ द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स विल बी इंक्रीज्ड, देन देयर विल बी द मोर, अगर किसी चीज का प्राइस डिक्रीज कर जाता है, देन मोर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स विल बी अट्रैक्टेड। तो क्या हो जा रहा है, प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस, मतलब ये दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। इफ द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीजेस, द डिमांड इंक्रीजेज ऑन डिक्रीज ऑफ प्राइस, और ऐसे भी बढ़ेगा। लास्ट ये जो हो जाता है, ये लिख रहे थे हम वाई डी, तो भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। ये कैसे अफेक्ट करेगा हमारे समाज में, हमारे कम्युनिटी में, चाहे हमारे इकोनॉमी में। डिस्ट्रीब्यूशन सेम तो है नहीं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। पुअर का डिमांड, पुअर पर्सन का डिमांड कम होगा, रिच पर्सन का डिमांड अधिक होगा। तो ये हमारा पूरा डिमांड फंक्शन कंप्लीट हो गया। जो हमारा ये टॉपिक आ जाता है लॉ ऑफ डिमांड। 1 मिनट। इफ अदर थिंग्स को बोलते हैं फैक्टर्स, रिमेन कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं सेटरिस पैरिबस। If other factors remain constant,
इसको भी मार्क कर देते हैं। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स मतलब वही बोले जैसा बोल चुके हैं, अपोजिट। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। दैट इज क्या है? प्राइस इंक्रीजेज, क्वांटिटी डिक्रीजेज, प्राइस डिक्रीजेज, क्वांटिटी इंक्रीजेज। ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। जैसा कि हम लोग शेड्यूल में पढ़े थे, वो शेड्यूल भी दिखा दे रहे हैं। वही सेम टेबल आते हैं हम लोग रिलेशन दिखाने के लिए। प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स। 1 था तो 4, 2 था तो 3, 3 था तो 2, 2 है तो 1। ध्यान दो, इंक्रीज हो रहा है प्राइस, डिक्रीज कर रहा है। इसी से तो रिलेटेड है एजम्पशन। अगर तुम इस चीज को समझ लियो, एजम्पशंस ऑफ एल ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। ध्यान दो, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। हम लोग क्या फंक्शन पढ़े थे? dx इज इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन। अब मार्केट में चले जाते हैं तो क्या चले जाते हैं? नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, और यहाँ पे क्या हो जाता है? लास्ट पॉइंट हो जाता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ये सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज करे, बाकी ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हो जाएं तब ये हो रहा है। और यही तो है एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। यहीं से समझो। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अपने भाषा में लिख दोगे, नहीं तो नोट्स में भेज देंगे मांगने पे। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कांस्टेंट, दैट मीन्स दे डोंट चेंज। सेकेंड है इनकम कांस्टेंट। थर्ड है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट। ये एक्सपेक्टेशन के नियर प्राइस में प्राइस, नियर फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा घटेगा, वो भी कांस्टेंट। नंबर ऑफ कंज्यूमर कांस्टेंट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जैसा है वैसे ही कांस्टेंट। ये तुम लोग चाहो तो सुन सुन के लिख सकते हो। एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड इज कांस्टेंट, income of the consumer is constant, taste and preferences are constant, expectation to rise in the price in near future constant, number of means no new number of buyers are entering the market, and income distribution is। तो ये तुम्हारा बच्चों लॉ ऑफ डिमांड हो गया। इसके कारण है यही जो एजम्पशन है, यही इसके रीजन हो जाते हैं। और रीजन में हम लोग जब चले जाते हैं, लेकिन जो मेन रीजन जो लिखना है वो हम बता देते हैं तुम लोगों को। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट का सवाल था, स्टेटमेंट था पहला। तो इट स्टेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक स्टेटमेंट था किसी का, इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड को स्टेटमेंट इट स्टेट्स बोलते हैं। क्यों लॉ ऑफ डिमांड काम करता है? जैसा कि तुम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पढ़े थे, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक क्वांटिटी है और यूटिलिटी पढ़े थे मार्जिनल यूटिलिटी, कि एज द कंज्यूमर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, his marginal utility means additional satisfaction from additional unit keeps on decreasing, goes on decreasing। यही तो बोलता था। law of marginal utility says that when the consumer starts that क्या बोलते हैं इसको, consumption of more and more goods, the satisfaction obtained from the additional quantity goes on decreasing। देखो 1 से 10 मिल रहा था, 2 से 8 मिल रहा था, 3 से 6, 4 से 4, घटता चला जा रहा है, डिक्रीज करता चला जा रहा है। जब हमारा डिक्रीज कर रहा है सेटिस्फैक्शन, तो हमारा डिमांड क्या हो जाएगा? डिमांड तो लो होता चला जाएगा ना। प्राइस कम होने पे भी प्राइस बढ़े या घटे, उससे तो भी प्राइस कम होगा तो उसका डिमांड कम होता चलेगा, तब डिमांड कम हो जाएगा। और प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड तो होना ही है, डिक्रीज होना है। तो हमारा प्राइस बढ़ जा रहा है और हम ज़्यादा क्वांटिटी खा रहे हैं, तो उसके बाद हम ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं है। इनकम इफेक्ट यहाँ पे बोलते हैं। एक होता है परचेजिंग पावर। अगर हम 10 रुपए का एक पेन खरीद सकते हैं और हमारे पास 100 रुपए हैं, तो 10 रुपए हम 100 रुपए में 10 पेन्स खरीद सकते हैं। मतलब
परचेजिंग पावर क्या हो गया मेरे पास, 100 रुपये का परचेजिंग, 10 पेंस का परचेजिंग पावर हो गया, 10 पेंस का। सपोज की कीमत इसका डिक्रीज कर गया ₹10 पर यूनिट से ₹5 यूनिट कर दिया। हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस डिक्रीजेज देन डिमांड इंक्रीजेज। देखो बढ़ गया, यहाँ 20 पेंस हो गया। जस्ट इसका ऑपोजिट केस ले लो, अगर ये 20 रुपीज हो जाएगा पर यूनिट तो हम लोग 5 पेंस ही खरीद पाएंगे। दोनों चीज सेटिस्फाई कर रहा है। देखो यहाँ पे प्राइस डिक्रीजेज देन डिमांड इंक्रीजेज, मतलब परचेजिंग पावर इंक्रीजेज, डिमांड इंक्रीज, डिक्रीजेज परचेज, हाँ परचेजिंग पावर हमारा इंक्रीज कर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे प्राइस से हम लोग रिलेट कर रहे हैं। हम ऐसे थ्योरेटिकली बोलेंगे व्हेन परचेजिंग पावर इंक्रीजेज डिमांड इंक्रीजेज, वो इन पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन अगर प्राइस और डिमांड की बात करें तो यहाँ इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। दो हो गए। थर्ड होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। हाँ, अगर हमारे पास रिप्लेसेबल सब्सटेंस हो, किसी सब्सटेंस के को रिप्लेस करने वाला, सब्स्टिट्यूट में से ही होता है उसके जगह पे कोई दूसरा, उसके जगह पे कोई दूसरा। मान लेते हैं कि अगर बॉल पेन का कीमत इंक्रीज कर जाता है तो हम लोग खोजेंगे कि इंक पेन अगर सस्ता है तो इंक पेन का डिमांड, मतलब इसका कीमत बढ़ जाता है तो इसका डिमांड इंक्रीज कर जाता है सब्स्टिट्यूट का, जो पहले भी बता चुके थे। यहाँ पॉजिटिव इफेक्ट है, तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। साइज ऑफ कंज्यूमर, हाँ अगर प्राइस डिक्रीज कर जाएगा तो सम न्यू, डिमांड इंक्रीज होगा, क्यों, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज कर जाएंगे, मोर नंबर ऑफ बायर्स, कुछ लोग और हो जाएंगे। सपोज कि किसी मोबाइल फोन का कीमत है 30,000 रुपीज, पहले कंज्यूमर नहीं खरीद सकते। सपोज एकाएक डाउनफॉल हो जाता है 10,000, नए कंज्यूमर आ जाएंगे खरीदने के लिए, जिनका पहले अफोर्डेबल नहीं था वो भी खरीदने चले जाएंगे। डिफरेंट यूजेज चले जाते हैं। डिफरेंट यूजेस क्या है कि एक चीज की बहुत सारी यूजेज, जैसे मिल्क है, मिल्क की यूज क्या है, मिल्क से घी बन सकता है, कर्ड दही बन सकता है, बटर बन सकता है, चीज बन सकता है, मैनी मोर सब्सटेंसेज, हाँ जो भी है। अगर मिल्क का कीमत 50 से 30 हो जाए, मतलब प्राइस डिक्रीज कर जाएगा, द डिमांड ऑफ द मिल्क इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, लोग बोलेंगे कि अब मिल्क को सिर्फ पीने के लिए यूज नहीं करेंगे, घी बना लेंगे, कर्ड बना लेंगे, बटर बना लेंगे, चीज बना लेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो देखो यही हमारा कॉज है लॉ ऑफ ऑपरेशन का चलने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था तुम्हारा। अब लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी आ जाते हैं कॉजेज के। अब यहाँ एक्सेप्शन मतलब जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। तो पहला तुम देखो क्या हो जाएगा, जहां पे नेसेसिटीज है। बच्चों हमारे बात को कभी मतलब ये बोले कि नोट्स के लिए तो रुक के भी सुन सकते हो आराम से। नेसेसिटीज है कि अगर एसेंशियल सब्सटेंस है, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। फूड, ऑक्सीजन, वाटर, कीमत बढ़ जाए भी तो लोग देने से हिचकिचाते नहीं है। ऑक्सीजन क्या, कोरोना के समय में ऑक्सीजन का कमी हो गया था, लोग कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार थे। प्राइस बढ़ रहा था तो भी लोग, फूड क्या हम खाना नहीं खाएंगे, प्राइस बढ़ेगा तो खाना तो खाएंगे ही खाएंगे। तो ऐसे सिर्फ एसेंशियल्स का डिमांड पे काम नहीं करता है, लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट वर्क। इमरजेंसी, अगर हेल्थ इमरजेंसी है, किसी की तबीयत खराब हो गई, हमारे घर में हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, किसी हॉस्पिटल में गए जहाँ बोला जल्दी से इलाज करा लीजिए, अदरवाइज पेशेंट का की जान को खतरा है, तब हम लोग प्राइस नहीं देखेंगे। तो इमरजेंसी हेल्थ कंडीशंस, हेल्थ इमरजेंसी भी हम लोग हो सकता है। कैसे लिखोगे, फॉर द एसेंशियल गुड्स लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट वर्क, फॉर द इमरजेंसी कंडीशंस लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट वर्क। थर्ड हो जाता है हमारा स्टेटस सिंबल। स्टेटस सिंबल को हम लोग एक और नाम देते हैं इकोनॉमिक्स का, वेवलेन गुड्स। वेवलेन गुड्स वो होते हैं जो लोग स्टेटस दिखाने के लिए कि मैं हमको ये खरीदना है, टीवी खरीद लेना, हाई प्राइस का खरीद लेना है, कार खरीद लेना है, तब वहां नहीं देखते हैं। दिखावा के लिए जो चीज होता है वह स्टेटस सिंबल वेवलेन गुड्स हो जाता है। फिर हो जाते हैं गिफेन गुड्स, जैसा कि हम नाम बताते हैं, दोज इंफीरियर गुड्स हुज इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। अगर इनकम बढ़ भी जाता है तो उसका डिमांड इंक्रीज ही कर जाता है, मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे गुड्स का डिमांड डिक्रीज ही कर जाता है। ध्यान देना है कि कुछ वस्तुएं हैं, कुछ कमोडिटीज हैं,
मतलब ऐसे गुड्स हैं जिनका प्राइस अगर डिक्रीज करता है तो उसका डिमांड भी डिक्रीज कर जाता है, और अगर उसका डिमांड इंक्रीज कर प्राइस इंक्रीज भी कर जाता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाता है। मतलब कि सपोज कि कुछ कंज्यूमर्स हैं जिनका आदत है कि वो पूरे सप्ताह में एक दिन कुछ मीट अफोर्ड कर सकते हैं, और बाकी 6 दिन वो लोग क्या करते हैं, ब्रेड खाते हैं। लेकिन अगर ब्रेड का कीमत, इसका कीमत बढ़ जाए और इसका भी कीमत बढ़ जाए तो क्या करेंगे, इसी को खाना, क्योंकि वो लोग मीट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये डिफरेंट गुड्स हो जाएगा। 5वां नंबर पे हमारा आता है इरेशनल जजमेंट। मतलब अगर हम लोग क्वालिटी का जजमेंट सही नहीं किए, क्वालिटी हम लोग सोच लिए कि बड़ा अच्छा क्वालिटी का गुड्स है और उसको हम लोग जज कर लिए अच्छा खराब क्वालिटी का गुड्स था, तो वहाँ कीमत नहीं देखते हैं, तो प्राइस अगर इंक्रीज भी करता है तो डिमांड उसका डिक्रीज नहीं करता, प्राइस बढ़ने में। लोग बोलते हैं क्वालिटी गलती से जज कर लिए और उसके बाद में पछताना। या तो कभी कभी हो सकता है कि प्राइस डिक्रीज कर जाए लेकिन डिमांड पे डिक्रीज कर जाए, उसको हम लोग सोचे कि लो क्वालिटी गुड्स है। तो ये हमारे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड थे। अब यहाँ पे आते हैं, हमारा कर्व बनेगा एक चेंज इन डिमांड। देखो दो चीजें, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। तो पहला कंडीशन है व्हेन change in quantity demanded due to change in price upon good। जो सामान है उसका कीमत, सिर्फ कीमत बढ़े, रिलेटेड गुड्स, इनकम, ये सब में कोई चेंज नहीं है। प्राइस अपॉन गुड, इट इज चेंज इन डिमांड। अच्छा, ये कर्व पे शो करता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। पहले एक एग्जांपल से समझ लो, उसके बाद दिखाएंगे एक्सपेंशन क्या होता है। समझ लो कि प्राइस ऑफ एक्स है, सिर्फ प्राइस ऑफ एक्स और क्वांटिटी ऑफ एक्स 10 से 20 हो गया और ये 20 से 10 हो गया। यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, वाई एक्स क्यू एक्स पी एक्स, प्राइस 10 से 20, क्वांटिटी 10 से 20। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड है, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। जब प्राइस 10 था तो क्वांटिटी डिमांडेड 20 था, 20 था तो ये 10 हो गया। ये डीडी कर्व बना दिए। यहाँ डीडी कर्व में देखो तो 10 से 20 और 20 से 10 तो क्या हो जाएगा, यहाँ इधर के साइड में यहाँ इसका कर्व चला गया। देखो प्राइस जब घटा तो क्वांटिटी, प्राइस डिक्रीज कर गया, ये तो उल्टा कंडीशन बन रहा है, थोड़ा गलत लिख दिए थे, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है। देखो प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। मतलब अगर यहाँ प्राइस डिक्रीज कर गया, प्राइस इंक्रीज कर गया, प्राइस इंक्रीज कर गया तो डिमांड क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। तो इस पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाता है। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स, इसको ऐसे ही बोलते हैं, when the price increases demand decreases and the different point the point that demand is shown here, the demand was here but now the demand is here। अगर एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर रहे हैं तो जस्ट ऑपोजिट कंडीशन करेंगे। कैसे, प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स, यहाँ 20 रुपए था, 10 क्वांटिटी था, 10 रुपए है तो 20 क्वांटिटी है। चलो यहाँ पे बना दे रहे हैं इसका, ये एक्सपेंशन लिख दे रहे हैं यहाँ पे, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड है 10 20, सेम कंडीशन को किए और बी 10 20 कर दिए। क्या दिखा रहा, 20 रुपए था तो 10 क्वांटिटी था और 10 रुपए था तो 20 क्वांटिटी था। देखो तो यहाँ से
ये डी कर्व पे डिमांड कहाँ आ गया, डिमांड यहाँ आ गया, मतलब क्वांटिटी डिक्रीज, प्राइस इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, क्वांटिटी डिक्रीज की। तो इसको बोलते हैं हम लोग मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। लेकिन अगर यही है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, और ये क्या डेफिनेशन है, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज, चेंजेस कर देते हैं, क्योंकि इंक्रीज भी होगा डिक्रीज भी होगा, ड्यू टू अदर फैक्टर्स देन प्राइस, लाइक इनकम इंक्रीजेज, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज इंक्रीजेज एटसेट्रा। पूरा नहीं लिख रहे, तुमको जो मन में आता, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज, पॉपुलेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, सब लिख देना है। देन देयर इज ए शिफ्ट इन डिमांड कर्व। कैसे दिखेगा आगे, सिंपल सा एक टेबल बनाते हैं, देखो कैसे शिफ्ट करेगा। प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स। अब यहां क्या करते, प्राइस कैसे होगा, अगर प्राइस 10 ही रुपया चेंज नहीं हो रहा, पहले क्या कर रहे, शिफ्ट है, 20 क्वांटिटी खरीदता था, 30 हो गया, बढ़ गया, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। कैसे, यहाँ ध्यान देना, 0, 10, 20, 30 भी कर दे रहे, 10, 20, 30। यहाँ क्वांटिटी एज यूजुअल, यहाँ प्राइस एज यूजुअल, रुपीज लिख देना, यूनिट लिख देना, 10 में 20, 10 में 30, एक बार 10 रुपए में 20 यूनिट, और एक बार 10 रुपए में 1 यूनिट, गलत बन रहा है, 10 रुपए में 20 यूनिट, तो इसका डिमांड कर्व बना ये डी। दूसरे बार 10 रुपये में ही 30 यूनिट, तो ये देखो डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा D1 D1, डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड। दूसरा शिफ्ट देखना है, तो ये पार्ट हम इसको रिमूव कर दे रहे हैं। क्या है कि अगर प्राइस सेम टेबल बना रहे हैं, बस उसको लिखने का तरीका बदल दे रहे हैं। प्राइस एक्स है, 10 10 है, पहले 30 था, अब 20 हो गया, और यहाँ हम तुम लोगों की वजह से इसको नए लाइन से दिखा दे रहे हैं, ऐसे थोड़ा समझ में आना आसान हो जाएगा। D1 रेड पेन से दिखा दिए, जो शिफ्ट हुआ राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। यहाँ पे भी तो सेम है, बस ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, 10, 20, 30, 10, हम इतना ही लिख रहे हैं क्योंकि प्राइस तो 10 कांस्टेंट है। पहले 10 रुपीज में वो खरीदता था, 30 यूनिट खरीदता था, अब वो 10 रुपये में, तब इसका डिमांड कर्व यूं बनता था, इसको लिख दिया डी। अब ब्लैक पेन से कर देते हैं, अब 10 रुपये में 20 कमोडिटी खरीदता है, यहाँ आ गया, ये हो गया D1। तो व्हेन अदर फैक्टर्स चेंज, डिमांड कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड, और तुम लोगों के वजह से हम रेड पेन और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करके लिख दिए हैं, जिससे समझने में आसानी हो। ये हो गया, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। हम लोग एंड की तरफ आ गए हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा टॉपिक है। हमें पढ़ना तो 3 है, एक प्राइस इलास्टिसिटी है, एक इनकम इलास्टिसिटी है, जो कि हमें जानना है, सिर्फ पढ़ना नहीं पढ़ना है। एक क्रॉस है, इनकम का इफेक्ट हो जाता है, इनकम इंक्रीज या डिक्रीज, और यहाँ अदर फैक्टर्स है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी, इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिक से आया इलास्टिसिटी, इलास्टिक को खींचते हैं,
Price elasticity indicates that if the price increases or decreases, the demand also increases or decreases. ये बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है, जैसे नेचर ऑफ द कमोडिटी, उसके बारे में बात करेंगे। ये टाइप्स में चले आते हैं। पहला इसको ईडी से डिनोट करते हैं, ई स्मॉल डी यहाँ इक्वल्स टू 1 है तो इसको बोलते हैं यूनिटरी डिमांड, ज्यादा ना कम ना ज्यादा अधिक। अगर ईडी मोर देन 1 आता है तो इसको मोर इलास्टिक या मोर देन इलास्टिक भी बोलते हैं। 3 कंडीशन इंपॉर्टेंट है। पहले ईडी लेस देन 1 आता है तो इसको बोलते हैं लेस इलास्टिक, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर 0 हो जाता है तो इन इलास्टिक, मतलब डिमांड किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा। और एक आ जाता है ईडी इंफिनिटी, तो ये बहुत इलास्टिक डिमांड है, तुरंत डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगा। तो बच्चों इसके बाद अगर हम इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं बाय द फिगर, ठीक है। इट इज डिफाइंड as the percentage change in demand of the commodity due to, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, ड्यू टू परसेंटेज चेंज। किस चीज का परसेंटेज चेंज? इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब उसके डिमांड में क्यों चेंज आया, उसके प्राइस में चेंज आया, और वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज है, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजर है, मतलब क्वांटिटी बताता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलो, क्वांटिटेटिव मेजर बोलो। जब लॉ ऑफ डिमांड का बात करते हैं हम लोग, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, सिर्फ बताता है प्राइस चेंज होने से डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होता है। देखो दोनों कंडीशन लिख दी जो कि तब से लिखते आ रहे हैं, लेकिन ये बताता है, ये क्वालिटी बताता है कि चेंज होता है, लेकिन ये बताता है कितना चेंज होता है। अब इसका 2-3 मेथड है, मेथड्स टू कैलकुलेट, और हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ये लिखना अलाउड नहीं है लेकिन लिख दे रहे हैं। ऐसे तुम्हारे पास आएगा नहीं, अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मेथड्स टू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ सिर्फ ईडी लिख रहे हैं। पहला मेजरमेंट है, इसको बोलते हैं परसेंटेज मेथड। परसेंटेज यहाँ लिख लेना है, परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको ईपी भी लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, QTY लिखते रहे, क्वांटिटी डिमांडेड बाई मीन्स अपॉन बोलो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस या तो प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये मेथड हमारे सिलेबस में है, और इसको अगर दूसरा मेथड करें, ये तो मेथड में जा रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि अगर समझ लो ईडी परसेंटेज ऑफ डिमांड चेंज, क्वांटिटी चेंजेज है, मान लेते हैं ये 10% हो गया और प्राइस भी 10% चेंज हो गया, तो ईडी कितना हो जाएगा, 1। अगर मान लेते हैं कि हमारा न्यूमरेटर बड़ा है, परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड 10% ही है, लेकिन प्राइस कितना चेंज हो रहा है, प्राइस 5% चेंज हो रहा है, तो ये 5 2 हो गया। मतलब देखो
ED2 हो गया मतलब इन डिमांड दुगनी बढ़ गई, डबल टाइम इंक्रीज कर गई। मतलब ये कौन सा कंडीशन आता है, ED इज मोर देन 1। ग्राफ ही बनेगा सबका, अभी करके एक एक दिखा देते हैं। थर्ड है ED इक्वल्स टू, अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, ये 20% हो जाए तो ये कितना हो जाएगा 0.5, क्योंकि 0 0 यहाँ कैंसिल हो गया, 2 से 0.5 टाइम्स में मतलब ED लेस देन 1, ये तो मोर इलास्टिक हो गया। इसको तो बोलते हैं यूनिट इलास्टिक या तो यूनिटरी इलास्टिक। ये क्या हो जाता है लेस इलास्टिक, ये नहीं बोलते हैं कि इन इलास्टिक। जीरो कैसे होगा, जैसा कि मैथ में पढ़े हो, अगर ये जीरो हो जाए, डिमांड कुछ भी चेंज ना हो, कितना भी कीमत बढ़ जाए, 20% हो गया, 10%, 5%, जितना भी हो जाए, ये जीरो हो जाएगा, मतलब ED लेस देन जीरो। लेस देन क्यों करेगा, ED इक्वल्स टू जीरो, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो। इसी को बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। और फिफ्थ कंडीशन है ED, ध्यान देना कि जैसे जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर बढ़ गया तो ज़्यादा है, एक ही कंडीशन है, न्यूमरेटर का यहाँ पे डिक्रीज कर गया डिनोमिनेटर, यहाँ न्यूमरेटर इंक्रीज कर गया, यहाँ डिनोमिनेटर इंक्रीज कर गया तो लेस देन 1, यहाँ न्यूमरेटर तो जीरो हो गया। एक कंडीशन जीरो चेंज इन द डिमांड, साफ साफ तो बोल रहे हैं जीरो चेंज, मतलब कुछ भी हो जाए डिमांड बदलेंगे नहीं। और अगर यहाँ पे ये 20% लिखे, 10% कुछ भी लिखो, यहाँ जीरो लिखो, तो मैथ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इन्फिनिटी मीन्स टू मच, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। मतलब जरा सा चेंज होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो डिमांड फटाफट अगर प्राइस में चेंज होता है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, उसके बाद आगे नेक्स्ट पार्ट में हम आए। हाँ, क्या है हमारा कि अगर ED1 होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका मतलब है कि जो इसके अंदर रेक्टेंगल बनेगा सारा का एरिया सेम हो जाएगा। अगर ED मोर देन 1 हो जाता है तो डिमांड का ग्राफ बनेगा फ्लैटर बनेगा। ED मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 हो जाएगा तो स्टीप स्लोप हो जाएगा, स्टीप हो गया। और अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो है तो ये एकदम खड़ा लाइन बनेगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। और अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी है तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो ये सारा हमारा ग्राफ हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसका कुछ क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स जो हम लिख दे रहे हैं, बस तुम्हारे सामने सॉल्व कर देंगे। लो तुम्हारे सामने क्वेश्चन, सपोज द इनिशियल प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज ₹4 पर कप है, तो यहाँ लिख दिए प्राइस, प्राइस को लिख दिए यहाँ ₹4। इनिशियल डिमांड 1 कप, तो यहाँ क्वांटिटी x हो जाएगा यहाँ पे 1। फिर दूसरा प्राइस ₹2 पर कप हो जाता है तो इसको प्राइस 1 लिख देंगे, ₹2 फॉल हुआ, यहाँ गिर गया, क्वांटिटी कितना इंक्रीज कर गया 4, तो इसको Q1 लिख दिया, जो दूसरा क्वांटिटी होगा Q1। फॉर्मूला तो था हमारे पास, हम जानबूझ के नहीं लिखे थे, पूरा फॉर्मूला यहाँ से समझना। पहले क्या था, परसेंटेज बेहतर, अगर डायरेक्ट किए थे तो परसेंट का था। अब कैसे क्वांटिटी का परसेंटेज निकालेंगे, डेल्टा पी इसको बोलते हैं चेंज इन पी, क्या हो जाएगा 4 - 2 = 2, और डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी, तो 4 - 1 = 3। अगर इसका परसेंटेज निकालना है तो डायरेक्ट निकाल देते हैं, ED = क्वांटिटी, पहला क्या था फॉर्मूला था परसेंट ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड बाय
परसेंट ऑफ प्राइस चेंज। अब हम लोग चले आते हैं परसेंट ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को क्या करेंगे, जब भी किसी चीज का क्वांटिटी चेंज होता है तो जितना चेंज होता है डेल्टा क्यू बाई ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100, बाई प्राइस में चेंज होता है तो डेल्टा पी बाई ओरिजिनल पी इंटू 100, जिसमें ये दोनों 100 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई क्यू और ये डिवीजन का मार्क दे देंगे डेल्टा पी बाई पी। अगर यहाँ इंटू का मार्क देंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू पी बाई डेल्टा पी। और इसको ओरिजिनली ये याद कर लेना, तुम लोग को फॉर्मूला ऐसे ही याद करना है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू और इसके आगे माइनस लगा देना। माइनस का मतलब कुछ भी नहीं है, माइनस का मतलब है कि डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स इन नेगेटिव रिलेशन है। प्राइस इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, डिक्रीजेस प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। अब यहाँ से देख लेते हैं डेल्टा क्यू हमारा कितना है, डेल्टा क्यू हमारा 3 है, पहले हम ब्रैकेट के पहले माइनस लगा दिए 3। डेल्टा पी हमारा कितना है, चेंज 2 है, इनटू ओरिजिनल पी कितना था, पी था 4 और ओरिजिनल क्यू कितना था 1। 3 4 जा 12 बाई 2 माइनस लगाए -6, मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है 6 है। और इसका नेचर क्या हो जाएगा, ईडी का मतलब हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 हो गया, मतलब कि ये इलास्टिक डिमांड है, मोर इलास्टिक डिमांड है। तो ये पहला क्वेश्चन था तुम्हारा, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से बच्चों, तब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये रहा तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखता है, डिमांड फॉर ए गुड एट ₹10 पर केजी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 10 रुपीज़ पर केजी है, पी है हमारा 10 और डिमांड दिया हुआ क्वांटिटी हो जाता है 50। प्राइस फॉल्स बाई 5, मतलब P1 हो जाएगा 5 और ये तो दे ही नहीं रहा है कि डिमांड Q1 कितना है। इलास्टिसिटी हमारे पास गिवन है, इलास्टिसिटी -3 है। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ED इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू हो गया। यहाँ Q1 था, यहाँ माइनस लगा दिए। ED कितना दिया हुआ है -3 है, इक्वल्स टू माइनस यहाँ पे किए और हाँ इसी फॉर्मूला को लिखते चलिए डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू तो हमारे पास है नहीं, अगर ये रहता तो इससे माइनस कर देते, तो यहाँ पे लिख दिए डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी। तो ये है 10 - 5, यहीं पे लिख देते हैं, डेल्टा पी इक्वल्स टू 10 - 5 इक्वल्स टू 5, तो यहाँ लिख दिए 5 इंटू पी का वैल्यू है 10 और क्यू का वैल्यू है 50। ये 0 0 कट हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -3 इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई 5 जा -25। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3 इंटू -25, ये हो जाएगा 75 केजी चेंज है। डेल्टा क्यू कैसे आता था, Q1 माइनस क्यू होता था, यहाँ डेल्टा क्यू दे दिया, डेल्टा क्यू है 75 इक्वल्स टू Q1 माइनस ये कितना है 50 है, तो Q1 एक साइड कर दिए 75, इसको 75 प्लस 50, मतलब कि तुम्हारा Q1 कितना हो जाएगा 125 केजी। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये हमारा परसेंटेज मेथड कंप्लीट हो गया बच्चों, आगे इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में चले जाते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, 3 सिचुएशन देते हैं। कि सिचुएशन ए है, प्राइस दे देते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी है और यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर है। अगर यहाँ 2 है तो वो 4 खरीद रहा है और 1 है तो 8 खरीद रहा है, 2 4 जा 8, 1 8 जा 8, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम, नो चेंज। यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जब नो चेंज है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 हो जाता है। सिचुएशन नंबर 2 जिसको 4 ही रहने देते हैं, 2 4 जा 8, लेकिन 1 रुपया कीमत गिरने से वो 10 क्वांटिटी खरीदा 10। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जा रहा है 10 है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टोटल एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है 8 से 10 हो गया ना, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज। तब ये जब एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर जाएगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 हो जाएगा। कंडीशन नंबर 3 लेते हैं, यहाँ पे 3 ही कंडीशन बनेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, मोर देन 1, इक्वल्स टू 1। वहाँ इन्फिनिटी और इनइलास्टिक नहीं बनेगा, वही 2 है वही 1 है, यहाँ 4 लिए तो 8 हो गया, यहाँ 1 लिए तो यहाँ पे क्या किए 6 कर दिए। अब देखो टोटल एक्सपेंडिचर 6 है, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज, टी मतलब टोटल एक्सपेंडिचर जब डिक्रीज हो गया तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 हो जाएगा। ये यही मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर। अब तुम्हारे सामने ऐसा सिचुएशन दे सकता है और ये तुमको भरने के लिए दे सकता है, तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया। इसका फटाफट तुम लोग ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और एक ग्राफ बनेगा जो कि हम बना के दिखा दे रहे हैं। ये जो ग्राफ है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से है, और ये हमें क्या दिखाता है, अगर ये स्लोप हो रहा है इस कंडीशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1 है, इस कंडीशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है, इस सिचुएशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। ये हमारा पूरा हो गया। ध्यान देना कि डिमांड कर्व का स्लोप जो होता है डाउनवर्ड होता है। कुछ कुछ बातें अगर छोटी होंगी तो अगर बोलता है स्लोप निकालने के लिए तो वहाँ पे क्या करना है, पी बाई क्यू। डिमांड कर्व का स्लोप जब भी होता है तो उसको डिनोट करते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी से डिनोट करते हैं, मतलब यहाँ प्राइस में चेंज और क्वांटिटी में चेंज। लेकिन अगर डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड का स्लोप करते हैं तो इसको करते क्या है, अभी लिखे थे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, और इस यहाँ माइनस लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारा लेसन फिनिश हो गया। बस थोड़ा सा बचा हुआ था कि एक बताए थे कि अगर ऑन क्वांटिटी चेंज होता है, जैसे डिमांड इंक्रीज कर जाता है तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। थोड़ा सा छोटा था, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड मीन्स व्हेन द प्राइस डिक्रीजेज देन डिमांड इंक्रीजेज। तो जो स्लोप पे दिखाते हैं सेम कर पे अलोंग द सेम कर, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। दूसरी परिस्थिति आती है कॉन्ट्रैक्शन, बता दी तो पहले चुके हैं। इसमें जब स्लोप बनेगा तो यहाँ डिमांड डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ डिमांड डिक्रीज कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मतलब ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑन कमोडिटी। ये दोनों कंडीशन है ऑन कमोडिटी। अगर ऑन कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज करेगा तो डिमांड इंक्रीज करेगा, ऑन कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज मतलब देखो यहाँ से यहाँ चला गया तो डिमांड डिक्रीज हो गया, यहाँ ऑन कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज किया तो डिमांड यहाँ से यहाँ चला गया, एक्सपेंशन हो गया, और यहाँ डिमांड घट गया इतना दूर, यहाँ से यहाँ आ गया डिमांड, यहाँ पे यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है। तो बच्चों आई होप कि ये क्लास तुम्हें समझ में तो आया होगा। अगर पसंद आता है तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करो, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करने से मेरा भी इंसेंटिव बढ़ता है। अब जैसा कि डिमांड होता है उसी के अनुसार हम बना देंगे। अभी उसमें कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स है और भी आने बाकी हैं, वो भी हम बता देंगे। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट नेक्स्ट इन द इकोनॉमिक्स एनी अदर क्लास। अभी आई एम नॉट श्योर, अगर हम भी श्योर नहीं है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक शॉर्ट में कंप्लीट हो गया है। ओके, गुड बाय, वी विल मीट अगेन।